Hello, good morning, student. I am Sunita Sharma, your economics teacher. Today we will do डॉमर मॉडल. तो कल हमने किया था भाई ये हैरड मॉडल किया था. उसमें मैंने आपको ये डायग्राम बता दिया था कि भाई ये इनकम है, ये सेविंग इन्वेस्टमेंट है, ये हमारी ग्रोथ प्रोसेस है. ग्रोथ प्रोसेस मतलब ये हैरड डॉमर दोनों जो क्या मानकर चलते हैं, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, यानी कि स्टडी स्टेट एंड ग्रोथ को फॉलो करते हैं. स्टडी स्टेट एंड ग्रोथ मतलब जो देखो ये लाइन आपकी सीधी जा रही है ना, मतलब स्टेट मतलब विकास जो है कंटिन्यूसली हो रहा है. अगर हम इसको ऐसे इस तरह से लें इस लाइन को, तो हमारा जो है विकास ये इस चीज़ को मानकर नहीं चलता है. ये स्टडी स्टेट एंड ग्रोथ पर बिलीव करता है. तो मैंने आपको ये डायग्राम बताया था अभी. सेविंग इन्वेस्टमेंट, जैसे हमारी सेविंग बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, वैसे हमारी सेविंग इंक्रीमेंट देखो हो रही है. ठीक है, वैसे हमारी लेबर भी बढ़ रही है, और इनकम में जैसे इंक्रीमेंट होगा, सेविंग में वैसे ही इंक्रीमेंट होगा. तो ये हमारी स्टडी स्टेट एंड ग्रोथ पर डिपेंड है भाई. तो ये मानकर चलते हैं इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग. ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये जो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर लेना कहीं पर. तो देखो ये यहाँ कह रहा है कि जी, इसने तीन सिचुएशन बताई थी. जी यानी कि ग्रोथ रेट, जो एक्चुअल ग्रोथ रेट होती है, जी डब्ल्यू वारंटेड ग्रोथ रेट, और जी एन जो है हमारी नेचुरल ग्रोथ रेट. तीन ग्रोथ को मानकर चलता है. तो जब ये कह रहा है, ये जब ये तीनों बराबर हो जाती हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, चाकू धार संतुलन, यानी कि नाइफ एज इक्विलिब्रियम कहलाता है ये. ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ठीक है, तो ये क्या कहलाता है भाई, चाकू धार संतुलन, नाइफ एज इक्विलिब्रियम कहलाता है. ठीक है, उसके बाद देखो एक दो पॉइंट और है इसमें, मैं आपको बता देती हूँ. उसके बाद डॉमर मॉडल की तरफ चलते हैं. डॉमर मॉडल करेंगे. प्राकृतिक विकास दर इच्छित विकास की दर से अधिक है. ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब हमारी जो है नेचुरल ग्रोथ रेट ज़्यादा है ग्रोथ वारंटेड रेट से. ठीक है, उसके बाद देखो ये कहता है कि अर्थव्यवस्था का वास्तविक विकास इच्छित विकास दर के अनुसार होता है, अर्थात जी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एन, की ये इक्वल होना चाहिए. ये कह रहा है, ये डायग्राम में ये दिखाया हुआ भाई, जी एन ग्रेटर देन जी डब्ल्यू, यानी कि यहाँ पर जी एन हमारी ज़्यादा है वारंटेड रेट से. ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो हमारी बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है, क्योंकि नेचुरल ग्रोथ रेट किससे ज़्यादा है, वारंटेड ग्रोथ, यानी कि जितने पर्सन्स, जितने मजदूर, हम लेबर्स जो भी हैं पर्सन्स हैं, बेरोज़गार रह जाते हैं, उनकी फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल ग्रोथ रेट ज़्यादा है, वारंटेड ग्रोथ रेट कम है. जो लोग मजदूरी करना चाह रहे थे उनको उतना लेबर नहीं मिलता है. ठीक है, तो ये इसके लेवल को सेटिस्फेक्शन नहीं करती है. उसके बाद आता है प्राकृतिक विकास दर इच्छित विकास दर से कम है. ठीक है, एक इच्छित विकास दर से जो हमारी जी डब्ल्यू यानी कि ग्रोथ वारंटेड ग्रोथ रेट ग्रेटर देन जी एन, ग्रोथ ऑफ नेचुरल ग्रोथ रेट से ज़्यादा है वारंटेड ग्रोथ रेट. यहाँ पर तो कम थी और यहाँ पर ज़्यादा है. लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, स्टडी स्टेट ग्रोथ होना चाहिए. इनकी दोनों चीज़ इक्वल होनी चाहिए. ठीक है, तभी तो इसमें कहता है कि इच्छित विकास दर की प्राकृतिक विकास दर से अधिक होने का क्या तात्पर्य है कि जो पूंजी निर्माण है, जो कैपिटल फॉर्मेशन की दर है, वो श्रम शक्ति की वृद्धि दर से अधिक है, यानी कि जो हमारी लेबर है उसकी दर से ज़्यादा है. तो इस स्थिति में पूंजी का निर्माण जो है उपयोग नहीं हो पाएगा. पूंजी हमारी कैपिटल जो है एक्सेस पड़ी रहेगी. ठीक है, तो आवश्यकता से अधिक उसका यूज़ नहीं हो पाएगा. औद्योगिक उत्पादन क्षमता आवश्यकता से अधिक होगी. इसका क्या होगा, इन्वेस्टमेंट पर एक बुरा इफेक्ट पड़ेगा. तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट की दर कम होने के कारण जो हमारी जो पूंजी की इन्फॉर्मेशन है, कैपिटल फॉर्मेशन है, वो कम हो जाएगी और हम एक डिप्रेशन की स्थिति में चले जाएंगे. ठीक है, तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है जब हमारी नेचुरल रेट ग्रोथ ऑफ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से कम है, और ये हमारी जो नेचुरल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट से ज़्यादा है, ये चीज़ भी ठीक नहीं, क्योंकि इसमें हमारी अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, बेरोजगारी पाई जाती है. तो जो ये शर्त कंडीशन मानकर चलता है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, तो ये इस चीज़ को फुलफिल करती है. ठीक है, ये वाली कंडीशन, जी इज इक्वल टू जी डब्ल्यू इज इक्वल टू जी एन, ना तो यहाँ पर डिफ्लेशन पाया जाएगा, ना यहाँ पर इन्फ्लेशन की स्थिति होगी. तो यहाँ पर हमारी कौन सी स्थिति होगी, मतलब तीनों इक्विलिब्रियम होंगे. इसको हम नाइफ एज इक्विलिब्रियम कहते हैं. तो ये भी फिनिश हो गया हमारा हैरड मॉडल. उसके बाद देखिए डॉमर मॉडल. ठीक है, डॉमर मॉडल क्या है, दो चीज़ों को मानकर चलता है, डिमांड साइड और सप्लाई साइड. ठीक है, ये देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. वो MIT USA के प्रोफेसर इसे डॉमर ने अपनी पुस्तक इज इन द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में इस जो है डायग्राम को, इस मॉडल को प्रस्तुत किया था. इसमें वो कहता है कि उत्पादन क्षमता को बढ़ाना
और जो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन होती है उससे दोनों को लेकर चलता है। पूर्ण रोजगार एवं स्थिर कीमतों की दो शर्तों के साथ जो है डॉमर जो अपने इस डायग्राम को प्रस्तुत करता है। डॉमर आय की वृद्धि आवश्यकता से अधिक संबंधित तो हम क्या करेंगे, पूंजी को स्टॉक कर लेंगे। ठीक है, ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में तब संतुलन कहा जा सकता है जब उसकी उत्पादन क्षमता उसकी राष्ट्रीय आय के बराबर होगी। इकोनॉमिक विल बी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स प्रोडक्टिव कैपेसिटी इक्वल टू इज नेशनल इनकम। ओके, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, जो हम सबसे पहले स्टार्ट किया था जब हमने इस मॉडल को, तो बताया था मैंने। तो उसके बाद इसको अजम्पशंस देखते हैं। ये कह रहा है कि आय का प्रारंभिक पूर्ण रोजगार व्यवस्था से प्राप्त कर लिया गया है। नो गवर्नमेंट, हमारा इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है औसत बचत प्रवृत्ति, यानी कि एपीएस और बस सीमांत मतलब एमपीएस, दोनों क्या है, इक्वल है। इस चीज़ को हम प्रूव भी करेंगे आगे। बचत प्रवृत्ति में पूंजी गुणांक को स्थिर मान लिया गया है। घिसावट मूल्यह्रास को जो है पूर्ण स्थापन लागत द्वारा शो करते हैं। पूंजी सहित किसी भी संसाधन की कमी नहीं है। निवेश और बचत उस समय अवधि से संबंधित है। निवेश और जो बचत है, इनकी सेविंग है, जो इन्वेस्टमेंट है उसी समयावधि से संबंधित है। आर्थिक प्रणाली एक बंद अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं भाई। ठीक है, ये इसने कुछ हिंट दिए हुए हैं। वाई मतलब राष्ट्रीय आय का स्तर है। पूर्ण रोजगार, ये हमारा वाई से यानी कि सप्लाई साइड है। उत्पादन क्षमता का स्तर है, पूर्ण रोजगार स्तर पर पूर्ति की जाती है। के कैपिटल फॉर्मेशन, वास्तविक पूंजी, रियल पूंजी हमारी। आई हमारा शुद्ध निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट है, जो किसके परिणाम स्वरूप होता है, चेंज के यानी कि पूंजी में वृद्धि के कारण होता है। ओके, ये हमारा देखो, इसको हम अल्फा कहते हैं। बचत की सीमांत प्रवृत्ति जो गुणक का रेसिप्रोकल कहलाता है। और ये हमारा सिग्मा क्या है, पूंजी की उत्पादकता है। ठीक है, एमपीएस को जो शो करता है ये एपीएस को। उसके बाद देखो दो साइड इसने दिया हमें, किसने, डॉमर ने। ठीक है, जो हमारा हेरेड है उसने तो तीन बताया था, जी और जी डब्ल्यू और जी एन, तीन कंडीशन उसने अपनी बताई हैं। लेकिन जो हमारा डॉमर मॉडल है वो कहता है कि डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों को लेकर चलता है। ये कह रहा है कि डिमांड पक्ष की जो व्याख्या है उसको हम गुणक के द्वारा की जा सकती है। ये कह रहा है कि जो हमारी डिमांड है वो हमारी आय का फलन है। ठीक है, यानी कि डिमांड बढ़ेगी तो हमारी इनकम अपने आप बढ़ेगी, ये कहना चाह रहा है। ये मांग आय का फलन है। आय में परिवर्तन स्वयं निवेश में हुए परिवर्तन का एक फलन है। अर्थात निवेश में परिवर्तन द्वारा गुणक द्वारा कई गुना होता है, जो हम एक पीछे चैप्टर किया था हमने उसमें पढ़ चुके हैं। चेंज का चैप्टर पढ़ा था ना। चेंज इन इनकम इटसेल्फ इज ए फंक्शन ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय द मल्टीप्लाई, यानी कि आय में वृद्धि होगी तो निवेश में कई गुना वृद्धि होगी, यानी कि केन्स की धारणा पर आधारित है ये मॉडल। तो ये देखो वाई डी यानी कि डिमांड साइड इज इक्वल टू 1/, ये क्या थी हमारी बचत की सीमांत प्रवृत्ति का रेसिप्रोकल था, जो इसमें हम किससे शो करते हैं, अल्फा के द्वारा, और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये इसने ये अपना फॉर्मूला लेकर चलता है वाई डी यानी कि डिमांड साइड को शो करने के लिए। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आता है हमारा सप्लाई साइड के लिए उसने ये फॉर्मूला लिया है, वाई जो कह रहा है पूर्ति भी निवेश का फलन है। ठीक है, वाई इज इक्वल टू किसका फलन है, कैपिटल, जो हमारी कैपिटल में वृद्धि होती है उसका। तो दोनों के जब हमारी दोनों चीज़ इक्वल होंगी, यानी कि डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों इक्वल होंगी, तो जो है अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम होगा। ये इस कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है भाई, तो वाई डी इज इक्वल टू वाई एस, इसमें हम जो दोनों इसकी इक्वेशन दी थी उसमें रखकर देख लेते हैं। वाई डी जो था हमारा 1/अल्फा मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू अल्फा इज के, यानी कि कैपिटल। तो जो हमने फॉर्मूले हमने जो लिए थे ना, डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों को हमने यहाँ रख दिया है। तो अब देखो इन्वेस्टमेंट इधर आ गया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को हम यहीं रखेंगे और इसको इधर ले आएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, दोनों के। उसके बाद ये कह रहा है कि स्टडी ग्रोथ करने के लिए ये हमारी कंडीशन जो है आवश्यक है। ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो हमारी जो है इकोनॉमी में स्टडी स्टेट ग्रोथ की स्थिति बनी रहेगी, यानी कि प्रोग्रेस की स्थिति बनी रहेगी। ना बेरोजगारी होगी ना इन्फ्लेशन होगा, स्टडी स्टेट ग्रोथ की ये जब हमारी इक्वेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। ठीक है, आगे इसको प्रूव करें हम। तो देखो अब ये कह रहा है कि चेंज इन डिमांड साइड इज इक्वल टू 1/अल्फा चेंज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब चेंज इन सप्लाई साइड इज इक्वल टू अल्फा चेंज इन कैपिटल। ठीक है,
इन्वेस्टमेंट कब होगी, जब हमारी जो कैपिटल में इंक्रीमेंट होगा। ये इक्वेशन ये कह रही है भाई, ठीक है। शुद्ध पूंजी में परिवर्तन शुद्ध निवेश के बराबर होता है। देखो जो इसने जो चेंज किया मतलब कैपिटल में जो वृद्धि होती है वो इसके बराबर होती है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जब हमारा इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा चेंज होगा तो हमारी जो इनकम भी चेंज होगी। तो वही जो केन्स ने अपना जो थ्योरी दी थी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से जो है हमारी जो इनकम जो है कई गुना बढ़ जाती, के गुना बढ़ जाती है, ठीक है। तो वाई एस इज इक्वल टू ये हमारा जो है सिग्मा है मल्टीप्लाई इन्वेस्टमेंट, यानी कि चेंज के इज इक्वल टू किसके बराबर है, इन्वेस्टमेंट के, जो ऊपर लिखा हमने, क्योंकि हमने इसकी जगह इसको पुट कर दिया है। यानी कि इनके चेंज को हम क्या लिख सकते हैं, आई को हम क्या लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को क्या लिख सकते हैं हम, चेंज के, यानी कि जो हमारी कैपिटल में वृद्धि होती है वही हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। ओके, तो हमने यहाँ पर इसकी जगह डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिख दिया है, या इधर आई। तो अब देखो वाई डी इज इक्वल टू सप्लाई साइड, ठीक है। तो इसकी यहाँ भी ये कंडीशन जो है फुलफिल हो जाती है, डिमांड साइड इज इक्वल टू सप्लाई साइड। ओके, तो ये था हमारा डॉमर का मॉडल। एक दो बार इसको आप करके देखोगे, छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, मैं आपको वो करवाती हूँ, देखो। अब देखो ये कह रहा है कि इसको लेकर चलते हैं हम एग्जांपल के थ्रू। डॉमर ने एग्जांपल दिया भाई, इसको हमने 25% मान लिया, इसको हमने अल्फ़ा को हमने मान लिया, ये सिग्मा है, इसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं, 12% मान लिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारी इनकम थी वो 150 करोड़ रुपए थी। तो ये कह रहा है कि पूर्ण रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए आएगा 12%, यानी कि निवेश करना। उसकी कंडीशन यही रहेगी, सेविंग इक्वल टू आता है। ये जो राशि है 150 करोड़ रुपये है हमारी, 150 गुना में 12/100, यानी कि जो 12%, तो 18 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, ठीक है। 18 करोड़ रुपये इस निवेश में वृद्धि होने की उत्पादन क्षमता में हमारी 18 गुना में 25/100, जो देखो ये लिया था हमने, ठीक है। तो हमारी 4.5 करोड़ रुपए की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी ना, तो हमारी जो इनकम में है कई गुना वृद्धि होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्टडी स्टेट ग्रोथ को बनाए रखने के लिए उत्पादन क्षमता का पूर्ण उपयोग जो है आवश्यक है। 18 करोड़ रुपए के निवेश के फलस्वरूप 4.5 करोड़ रुपए की आय में वृद्धि की उत्पादन क्षमता की मात्रा में वृद्धि होगी। तो निवेश में क्या होगा, 4.5 करोड़ रुपए अपॉन में 150 करोड़ रुपए मल्टीप्लाई में 100, तो हमारी इनकम में जो है 3% की वृद्धि होगी। क्योंकि हमने देखो जितना हमने 18 करोड़ रुपए का निवेश किया, तो हमारी इनकम में कितनी हुई, 4.5 करोड़ रुपए की। तो हमारा कितना टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3% की वृद्धि हुई। तो 4.5 बटे में 150 करोड़ रुपये, 150 पर हुई ना वो, क्योंकि इनकम तो हमारी 150 करोड़ रुपये थी, तो इस पर इतनी वृद्धि हुई, तो इसको मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 3% हमारा क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो ये कहता है कि इससे प्रूव होता है कि विकास की संतुलित दर को प्राप्त करने के लिए इन्वेस्टमेंट में हमें 3% की वृद्धि करनी आवश्यक है, तभी हमारी जो है स्टडी स्टेट एंड ग्रोथ की कंडीशन लागू होगी। उसके देखो इस फॉर्मूले से प्रूव किया हुआ है, चेंज इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन में आई, यानी कि इन्वेस्टमेंट में वृद्धि अपॉन में इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई अल्फा मल्टीप्लाई सिग्मा अपॉन में इनकम। तो इनकम हम लेकर चले थे 150, और ये हमारी 12%, ये हमारी 25% दी हुई थी, अपॉन में वाई इनकी 150। तो टोटल कट पीट के हमारा ये आ जाएगा 3/100, यानी कि 3% है जो हमारी वृद्धि हुई है। तो भी ये दोनों मॉडल मैंने आपको करवा दिए हैं, हैरिड भी और डॉमर भी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर आगे पढ़ने के लिए आगे सोलो मॉडल कराऊंगी, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।